डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। बंगाल तमिलनाडु में वोटिंग संपन्न, दोनों राज्यों में वोटिंग को लेकर रहा जबरदस्त उत्साह। बंगाल में हिंसा की हुई छिटपुट घटनाएं। बंगाल में पहले चरण में बम्पर वोटिंग को लेकर बीजेपी और टीएमसी के अपने अपने दावे। गोरखपुर को सीएम योगी ने दी सौगात। गोरखपुर में कई लोक कल्याणकारी परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास। सीएम योगी ने किया राप्ती इको पार्क का उद्घाटन। राप्ती इको पार्क में वेस्ट मटेरियल का हुआ इस्तेमाल। गोरखपुर में नारी शक्ति वंदन सम्मेलन में शामिल हुए सीएम योगी। विपक्षी दलों पर गरजे सीएम योगी। कहा महिला विरोधी है कांग्रेस सपा के कारनामे। महिलाओं को नेतृत्व का अधिकार नहीं देना चाहती है विपक्षी पार्टियां। 149 दिन बाद खुले बद्रीनाथ धाम के कपाट। जय बद्री विशाल के जयकारों से गूंजी वादी। सीएम धामी ने की पहली पूजा। अमेरिका ईरान के बीच वार्ता पर जारी है सस्पेंस। ईरान बोला ट्रंप का सीज फायर एक तरफा, अमेरिकी नाकेबंदी हटेगी तभी बात करेंगे। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति ने जल्द बातचीत का किया दावा। इस बीच अमेरिकी नौसेना सचिव जॉन फेलन ने अचानक छोड़ा पद। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो गई, जो शाम तक जारी रही। दोनों राज्यों में छिटपुट घटनाओं को छोड़कर मतदान शांतिपूर्ण रहा। बंगाल में फर्स्ट फेज की 152 सीटों पर और तमिलनाडु में सभी 234 सीटों पर वोट डाले गए। नंदीग्राम और भवानीपुर से भाजपा उम्मीदवार शुवेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम के एक मतदान केंद्र पर अपना वोट डाला। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र से उनके खिलाफ चुनाव लड़ रही हैं। तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में वोटिंग के दौरान कई जगह लंबी लाइन देखने को मिली। बंगाल के मालदा, बीरभूमि और आसनसोल में सुबह से पोलिंग बूथ पर लंबी कतारें दिखी। ऐसा ही हाल तमिलनाडु में दिखा। बंगाल में टीएमसी और बीजेपी के बीच मुख्य मुकाबला है। राज्य की बाकी 142 सीटों पर दूसरे फेज में 29 अप्रैल को वोटिंग होगी। रिजल्ट 4 मई को आएंगे। तमिलनाडु में डीएमके कांग्रेस और एआईएडीएमके बीजेपी के बीच मुकाबला है। बंगाल के कुमारगंज में भाजपा उम्मीदवार शुवेंदु सरकार पर हमला हुआ है। सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें भीड़ से बचाया है। तृणमूल के समर्थकों पर हमले का आरोप लगा है। निर्वाचन आयोग के अधिकारियों के अनुसार चुनाव आयोग ने आम जनता यूनियन पार्टी के संस्थापक हुमायूं कबीर और तृणमूल कार्यकर्ताओं के बीच नौदा में तनाव को लेकर डीएम से रिपोर्ट मांगी है। फाइनली शांतिपूर्ण भोटर प्रार्थना करब। खूब एक उत्पात करते पारेनी और उत्पात करते पारबेও ना। प्राथमिक भावे गतकाल भोटर आगे दिन रात्रिटा खूब मीनिंगफुल थाके। इलेक्शन कमिशन और सेंट्रल पैरामिलिटारी फोर्स के इनिशियली धन्यवाद देवा जेतेई पारे। अगली खबर का रुख करेंगे, जहां पीएम नरेंद्र मोदी ने बंगाल के मथुरापुर और कृष्णानगर में दूसरे चरण के लिए चुनावी रैली की। उन्होंने कहा, यहां पूरे बंगाल से उत्साही नागरिक आए हैं। जनता ने तय कर दिया है कि 4 मई को परिणाम नहीं, परिवर्तन आएगा। टीएमसी हारेगी और भाजपा का भरोसा जीतेगा। बंगाल में पहले चरण में 16 जिलों की 152 सीटों के लिए चल रहे मतदान के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 50 साल बाद राज्य में चुनावी हिंसा में कमी आई है। पीएम ने कहा कि बंगाल चुनाव में कम हिंसा चुनाव आयोग की सफलता है। नदिया जिले के कृष्णानगर में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा कि मैं जब से राजनीति में आया हूं, मैं कह सकता हूं कि पिछले 50 साल में ये पहला चुनाव ऐसा है जिसमें हिंसा कम से कम हुई है। वरना हर हफ्ते किसी न किसी को फांसी पर लटका देते थे और बोल देते थे कि आत्महत्या कर ली। मोदी ने दावा किया कि बंगाल में भी कमल खिलना तय है। पीएम ने हाल ही में अपने पिछले बंगाल दौरे में झाड़ग्राम में चुनावी सभा के बाद झालमुड़ी खाने पर सियासी विवाद का भी उल्लेख करते हुए कहा कि झालमुड़ी ने भी कुछ लोगों को झन्नाटेदार झटका दिया है। झालमुड़ी मैंने खाई, लेकिन झाल टीएमसी को लगी है। पीएम मोदी ने टीएमसी पर तंज कसते हुए कहा कि बंगाल में 4 मई को भाजपा की विजय का जश्न होगा और उस दिन मिठाई भी बांटेंगी।
और झालमुड़ी भी बांटी जाएगी। बताते चलें कि मुख्यमंत्री व टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने पीएम के झालमुड़ी खाने को चुनावी नाटक बताया था, जिसके बाद मोदी ने अब पलटवार किया है। पीएम ने कहा कि बंगाल में तो इस बार टीएमसी के विधायकों, मंत्रियों, स्थानीय नेताओं और इनके सिंडिकेट के खिलाफ इतना गुस्सा है कि कई जिलों में सत्तारूढ़ दल का खाता तक नहीं खुलेगा। मैं विश्वास से कहता हूं कि मैंने इस बार बंगाल में बहुत दौरा किया है और जो उत्साह देखा है, इसलिए टीएमसी का जाना निश्चित है। पीएम ने घुसपैठ के मुद्दे पर घेरते हुए कहा कि मोदी का मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, और निर्मम टीएमसी सरकार कहती है घुसपैठियों का साथ, घुसपैठियों का विकास। उन्होंने फिर दोहराया कि टीएमसी के लोग घुसपैठियों के फर्जी दस्तावेज बनाते हैं, घुसपैठ कराते हैं और यहाँ उनको झुग्गियों में बसाते हैं। मोदी ने आगे कहा कि टीएमसी की हर दुकान को बंद करना जरूरी है। 4 मई के बाद बंगाल में भी सुरक्षा की नई गारंटी शुरू होने वाली है। मैं साफ देख रहा हूं, बंगाल में इस बार परिवर्तन की कमाल बंगाल की बहनों ने ही संभाल रखी है, क्योंकि निर्मम सरकार की सबसे बड़ी अगर कोई शिकार रही है तो ये हमारी महिलाएं रही है, हमारी बेटियां रही है। आए दिन बलात्कार, आरजीकर और संदेश खाली जैसी घटनाएं बलात्कारियों और गुंडों को टीएमसी का खुला संरक्षण हमारी बहन बेटियों को जिस प्रकार से परेशान किया गया है, कि मेरी बहनें, मेरी बेटियां, बंगाल की एक एक बेटी वो कभी नहीं भूल सकती। अगली खबर, गोरखपुर को सीएम योगी ने बड़ी सौगात दी है। सीएम योगी ने गोरखपुर में कई लोक कल्याणकारी परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास किया। गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को राप्ती इको पार्क का उद्घाटन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कुछ करने की इच्छा शक्ति हो तो बहुत कुछ परिवर्तन लाया जा सकता है। बहुत बुरा लगता था जब आप लखनऊ या वाराणसी की ओर से गोरखपुर की ओर प्रवेश करते थे तो सबसे पहले आपका मुकाबला कचरे से होता था, लेकिन धीरे धीरे आज परिवर्तन होता चला गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राप्ती इको पार्क केवल एक पार्क नहीं है, बल्कि गोरखपुर नगरवासियों के लिए टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन गया है। 2,26,000 मीट्रिक टन यहाँ कूड़ा था, जहाँ कभी मीथेन गैस निकलती थी। आज वहाँ बच्चों के लिए पार्क है। योगासन व ध्यान क्रिया के लिए व्यक्ति आराम से बैठ सकता है। जितने मटेरियल यहाँ लगे हैं, जो कूड़ा था, वेस्ट मटेरियल थे, उसी को यहाँ यूज किया गया है। ये केवल परिवर्तन नहीं है, ये गोरखपुर का मजबूत विकास और यहाँ की टीम के दृढ़ संकल्प का प्रतीक भी है। ये बताता है नियत साफ हो तो नियति को बदलने में देर नहीं लगती। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नारी शक्ति वंदन संशोधन विधेयक को पारित न होने देने वाली कांग्रेस, समाजवादी पार्टी सहित सभी विपक्षी दलों पर एक बार फिर जमकर निशाना साधा है। गोरखपुर में विपक्षी दलों पर गरजते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि ये पार्टियां महिलाओं को नेतृत्व का अधिकार नहीं देना चाहती हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और सपा का इतिहास और उनके कारनामे महिला विरोधी हैं। सीएम योगी बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में आयोजित नारी शक्ति वंदन सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम को महिलाओं का अधिकार बताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में देश में जब नया संसद भवन बना तो पीएम ने नए संसद भवन में सबसे पहला अधिनियम नारी शक्ति वंदन का ही पारित कराया। उन्होंने कहा कि संशोधन विधेयक के जरिए 2029 के लोकसभा चुनाव से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिलाओं को कानून बनाने
और उसके क्रियान्वयन में भागीदारी का अधिकार देना चाहते हैं, लेकिन विधेयक के गिरने पर जश्न मनाने वाली महिला विरोधी विपक्ष को ये मंजूर नहीं है। उन्होंने इसके लिए मुख्य रूप से कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, टीएमसी और डीएमके को जिम्मेदार ठहराया। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस और सपा के कारनामे शुरू से ही महिला विरोधी रहे हैं। कांग्रेस ने महिलाओं, दलितों, वंचितों, पिछड़ों के अधिकार में हमेशा बाधा डालने का काम किया है, जबकि सपा तो घोषित रूप से नारी विरोधी है। सपा के बारे में ये भी कहा जाता है, देख सपाई बेटियां घबराई। दुनिया के अंदर कहीं भी कोई भी देश है, वो गाय को माने या ना माने, लेकिन दूध गाय का ही पीता होगा ना गाय का दूध। क्या जो लोग गाय को खाते हैं, क्या वे सुअर का दूध पीते हैं क्या? नहीं, दूध तो गाय का ही सब लोग पीते हैं। कोई बच्चा होगा, मां का ही दूध पिएगा ना। यानी ये प्रकृति से प्रदत्त उपहार है, देवीय उपहार है। समुद्र मंथन से निकले वे रत्न हैं जो हमें मातृशक्ति के संबोधन के साथ जोड़ता है। और इसीलिए ये भारत की ऋषि परंपरा ने उसको उसी रूप में आगे बढ़ाया, और इसलिए नारी गरिमा को, उसकी महत्ता को हर स्तर पर सम्मान देते हुए उसको आगे बढ़ाने का काम किया। अगली खबर, उत्तराखंड में विशेष विधानसभा सत्र की तारीख घोषित कर दी गई है। राज्य की पंचम विधानसभा का एक दिवसीय विशेष सत्र 28 अप्रैल 2026 को देहरादून स्थित विधानसभा भवन में आयोजित होगा। शासन की ओर से जारी आदेश के अनुसार ये सत्र औपचारिक प्रकृति का होगा और इसमें कोई भी विधायी कार्य नहीं किया जाएगा। सत्र की कार्यवाही विधानसभा नियमावली 2005 के तहत संचालित होगी। प्रमुख सचिव सचदेव सिंह द्वारा जारी निर्देशों में सभी विभागों को सत्र के दौरान समन्वय बनाए रखने के लिए नोडल अधिकारी नामित करने को कहा गया है। साथ ही ये भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं कि नामित अधिकारी 28 अप्रैल को सुबह 9:30 बजे विधानसभा में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहें। सरकार के इस फैसले को लेकर राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है, क्योंकि विशेष सत्र बुलाए जाने के बावजूद इसमें किसी विधायी कार्य का एजेंडा नहीं रखा गया है। ऐसे में सत्र के उद्देश्य और संभावित राजनीतिक संदेशों को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं। धर्मांतरण के मामलों को लेकर चर्चा में आए केजीएमयू ने अब सुरक्षा को और मजबूत करने का फैसला किया है। केजीएमयू प्रशासन परिसर की निगरानी सख्त करने के लिए 20 करोड़ रुपए की लागत से आधुनिक सीसीटीवी कैमरे लगवाएगा। साथ ही व्यवस्था दुरुस्त रखने के लिए एक सुरक्षा अधिकारी की नियुक्ति भी की जाएगी। यह हाईटेक कैमरे कैंपस के संवेदनशील इलाकों, मुख्य प्रवेश द्वारों, शैक्षणिक भवनों और हॉस्टल क्षेत्रों में लगाए जाएंगे। आधुनिक तकनीक से लैस इन कैमरों से संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखना और उनकी पहचान करना आसान हो जाएगा। केजीएमयू से पकड़े गए फर्जी डॉक्टर हस्साम अहमद से पूछताछ में पुलिस के सामने कई चौंकाने वाले राज खुल गए। हस्साम ने बताया कि वो 2021 से ही संस्थान में सक्रिय था और खुद को इसी बैच का MBBS पास आउट बताता था। वो मरीजों को ओपीडी में डॉक्टरों से दिखाने के नाम पर 2000 रुपए तक वसूल लेता था। सूत्रों के मुताबिक हस्साम ने दुष्कर्म और धर्मांतरण के प्रयास समेत अन्य आरोपों में जेल जा चुके डॉक्टर रमीजुद्दीन से भी कई बार मुलाकात की थी। उसने पुलिस को यह भी बताया कि दिल्ली में होने वाली एक कॉन्फ्रेंस में वो जिन छात्राओं को ले जाने की योजना बना रहा था उसमें ज्यादातर हिंदू थी। पुलिस अब उसके नेटवर्क और मकसद की तह तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के रहीमाबाद थाना क्षेत्र में जीएसटी कर चोरी के मामले में बड़े संगठित गिरोह का लखनऊ क्राइम ब्रांच और रहीमाबाद पुलिस ने भांडाफोड़ किया है। फर्जी जीएसटी फॉर्म बनाकर करीब 1 करोड़ 30 लाख का फर्जी लेन देन का खुलासा भी हुआ है। पुलिस के अनुसार गिरोह के सदस्य गरीब और जरूरतमंद लोगों को रुपयों का लालच देकर उनके आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक खाता, मोबाइल नंबर और अन्य दस्तावेज हासिल कर उसके जरिए फर्जी बिल बनाकर जीएसटी फॉर्म रजिस्ट्रेशन कराते थे। फर्जी फॉर्म के माध्यम से करोड़ों की जीएसटी कर चोरी करते थे। मामले में आरोपी रविंदर गिरी को गिरफ्तार किया गया है। क्राइम ब्रांच लखनऊ द्वारा 1.3 करोड़ के जीएसटी आईटीसी फ्रॉड से संबंधित पंजीकृत मुकदमा 148/2025 में अभियुक्त रविंदर गिरी की गिरफ्तारी की गई। यह लखीमपुर खीरी का रहने वाला है। पूछताछ के दौरान अभियुक्त द्वारा बताया गया कि वह आम जनमानस को मुद्रा लोन दिलाने के बहाने उनके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, आधार कार्ड, पैन कार्ड जो था वो लेता था तथा उन डॉक्यूमेंट्स को यूज करके
सिम खरीदता था और उन्हीं सिमों से फर्जी जीएसटी फॉर्म्स को क्रिएट करता था। मामले में पूछताछ अभी जारी है तथा अन्य अभियुक्त की भी जल्द गिरफ्तारी की जाएगी। अगली खबर का रुख करेंगे। विकास के बड़े बड़े दावों के बीच छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के मेरो ग्राम पंचायत से भ्रष्टाचार की एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है, जिसने सरकारी निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। यहां प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत बुंदेली सड़क का निर्माण कराया गया, लेकिन निर्माण की गुणवत्ता इतनी खराब है कि सड़क बनने के कुछ ही समय बाद ही उखड़ने लगी है। मौके पर पहुंची हमारी टीम ने जब सड़क का निरीक्षण किया तो पाया कि डामर की परत इतनी कमजोर है कि उसे बिना किसी औजार के सिर्फ हाथ से ही उखाड़ा जा सकता है। सड़क की ऊपरी परत कागज की तरह टूटकर हाथ में आ रही है। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि लंबे इंतजार के बाद उन्हें सड़क की उम्मीद जागी थी, लेकिन निर्माण में हुई लापरवाही और कथित भ्रष्टाचार ने उनके सपनों पर पानी फेर दिया है। देखिए सर, बहुत गंदा काम हुआ है। देखिए ना, 4 दिन खड़े में क्या मतलब होगा। ये शासन तो आप लोग को रोड के लिए पैसा दे रही है जी। और इसके बाद रोड निर्माण भी हो रहा है, सही लेकिन ये घटिया निर्माण है। बहुत घटिया निर्माण है। ये कौन ठेकेदार बनाया है? भाई सर, इसको मेरे को पता नहीं है, लेकिन सब अभी बनाए हैं। तो अभी कितना दिन हुआ होगा ये रोड अरे बना? मुश्किल से 2 सप्ताह पहले वो ढलाई हुआ है। अच्छा, बंजी से बुंदेली तक आपको आने में पहले दिक्कत हुआ करता था। हाँ, हो रहा था। तो ये रोड बन रहा है तो ये सुगम बना है कि दुर्गम बन रहा है? मतलब ये सुगम बन रहा है बनने के लिए, लेकिन यही मतलब ये गलत बन रहा है। घटिया निर्माण। हाँ, घटिया निर्माण बन रहा है। अमेठी जनपद में एक युवती अपने प्रेमी की तलाश में दिल्ली से पहुंच गई और न्याय की गुहार लगाते हुए पुलिस के चक्कर काट रही है। मामला कोतवाली क्षेत्र के मोचवा गांव का बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार युवती और आरोपी युवक दिल्ली में एक ही शॉपिंग मॉल में काम करते थे। इसी दौरान दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ी और प्रेम संबंध स्थापित हो गए। युवती का आरोप है कि युवक ने शादी का झांसा देकर कई वर्षों तक उसके साथ संबंध बनाए। इस दौरान वो 2 बार गर्भवती भी हुई, लेकिन युवक ने उसे गर्भपात की दवा खिलाकर गर्भ गिरवा दिया। युवती का आरोप है कि अब वो दूसरी शादी करने की तैयारी कर रहा है। बताया जा रहा है कि युवक की शादी आगामी 2 मई को तय है। जैसे ही युवती को इसकी जानकारी मिली, वो अमेठी के मोचवा गांव पहुंच गई और 3 दिनों तक युवक के घर पर रुकी रही। आरोप है कि बाद में युवक के माता पिता ने उसे घर से भगा दिया। इसके बाद युवती ने अमेठी कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई, लेकिन कार्रवाई न होने पर वो पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची, जहां उसे कार्रवाई का आश्वासन दिया गया। हालांकि उसे वापस दिल्ली लौटने की सलाह भी दी गई है। समस्या यह है कि मैं दिल्ली में रहती थी, वहाँ काम करती थी और मोहित विश्वकर्मा नाम का लड़का था, मोचुआ का रहने वाला था। तो उसने मेरे साथ में रहता था। रहते रहते प्रेम हो गया, प्रेम भाग हो गया। फिर वो बोला अपने झांसे में फंसा रखे थे मुझे। फिर प्रेम हो गया, फिर उसको पता लगी कि मेरे पेट में बच्चा, उसने दवा खिला दी। दवा खिलाने के बाद में फिर उसने बोले कि मैं शादी करूँगा। जब मैं उससे बोलने लगी कि ऐसी बात है, मैं शादी करो, तो बोला कि मैं शादी करूँगा। उसके बाद में जब वो सोचे कि शादी नहीं करना था, क्या नहीं करना था, उसके मन में क्या चल रहा था मुझे पता नहीं था। उसके बाद में ये 11 तारीख को चुपचाप वहाँ से भाग गया है 4 बजे रात को उठ के। अगली खबर, हमारे देश में संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार नौकरशाही में जिले के डीएम को असीमित शक्ति प्राप्त है। यही कारण है कि युवाओं का सपना होता है कि वो यूपीएससी क्लियर करने के बाद आईएएस व आईपीएस बने। फिलहाल बात हो रही है मिशन नारी शक्ति के फेज 5 की, जिसके तहत 10वीं की छात्रा श्री सिंह को रामपुर के कलेक्टर अजय कुमार द्विवेदी ने 1 दिन का सांकेतिक डीएम बनाया। इस दौरान छात्रा ने कई शिकायतों को भी सुना और लोगों की समस्याओं के निस्तारण के निर्देश सरकारी अमले को भी दिए। अंत में कलेक्टर अजय कुमार द्विवेदी के द्वारा छात्रा श्री सिंह को सम्मानित भी किया गया। श्री सिंह, तो मेरा नाम श्री सिंह है और मैं बहुत ज्यादा खुश और एलेटेड हूँ। और इस कुर्सी पे बैठ के एक अलग ही फील होता है। पहले तो ये एक पोजीशन लगती थी, एक करियर ऑप्शन लगता था, बट यहाँ पे बैठ के ऐसा एम्बिशन लगता है, इतना डीप वो लगता है कि ये अब ऐसा नहीं लगता कि खाली ये करियर ऑप्शन है, बट ऐसा लगता है कि एक डिफरेंस बना सकता है। एंड आई होप कि मैं बड़े होकर इस ड्यूटी के लायक बनूं और एक डिफरेंस बना सकूं सोसाइटी में। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी की ये मंशा है कि जो समाज में महिला सशक्तिकरण का कार्य है वो प्रशासन के माध्यम से तेजी हो और इसके जो परिणाम है वो धरातल पे आए, महिलाओं का सशक्तिकरण हो। इसी के अंतर्गत मिशन शक्ति फेज 5 के अंतर्गत तमाम प्रकार की गतिविधियां चल रही हैं और हमारा ये उद्देश्य है कि जो महिला प्रतिभाएं हैं उनको सम्मानित किया जा सके।
भूवैकुंठ बद्रीनाथ धाम के कपाट पुनर्वास नक्षत्र व सर्वार्थ सिद्ध योग में सुबह 6:15 पर श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। इसी के साथ चारधाम यात्रा ने पूर्णता प्राप्त कर ली है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कपाट उद्घाटन के शुभ अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से पहली महाभिषेक पूजा संपन्न कर देश एवं प्रदेश की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। पांडुकेश्वर स्थित योग ध्यान बद्री मंदिर में पूजा अर्चना के बाद तेल कलश यात्रा और देव डोलियां धाम के लिए रवाना हुई। यात्रा मार्ग में पड़ने वाले प्रमुख पड़ावों पर स्थानीय निवासियों और श्रद्धालुओं ने डोली यात्रा का स्वागत किया। कुबेर जी के विग्रह को बामड़ी गांव स्थित नंदा देवी मंदिर और उद्धव जी के विग्रह को रावल निवास पर रात्रि भोग लगाया गया। बद्री विशाल के कपाट खुलने के अवसर पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। पहली बार कपाट खुलने के अवसर पर उत्तराखंड का कोई मुख्यमंत्री बद्रीनाथ धाम में मौजूद है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक दिन पहले ही बद्रीनाथ धाम पहुंच चुके थे, जहां उन्होंने धाम में चल रही यात्रा व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया। कपाट खुलने के बाद अंदर पूजाएं शुरू हो गई हैं। यहाँ सबसे पहले बीते 6 महीनों से जल रही अखंड ज्योति के दर्शन किए जा रहे हैं। कपाट बंद होने के समय बद्री विशाल पर चढ़ा घृत कंबल हटा दिया गया है। बद्रीनाथ के कपाट खुलते ही अब श्रद्धालु उत्तराखंड में स्थित चारों धामों के दर्शन कर पाएंगे। आज अब हमारे चारों ही धामों के विधिवत रूप से कपाट खुल गए हैं। आज भगवान बद्री विशाल के भी कपाट खुल गए हैं। सभी भक्तों के लिए सभी हमारे धाम तैयार हैं। सभी दर्शन के लिए आने वाले लोगों के लिए सभी व्यवस्थाएं सुव्यवस्थित रूप से करने का प्रयास किया गया है। अभी चूंकि पिछले वर्ष और इस वर्ष अभी भी यात्रा शुरू होने से पहले तक लगातार बर्फबारी होती रही है, लेकिन उसके बावजूद भी सभी इंतजाम किए गए। सभी भक्तगण सभी आए, सभी श्रद्धालु आए, सबका स्वागत है, सबका अभिनंदन है। अच्छी यात्रा होगी, अच्छी व्यवस्था मंदिर समिति के द्वारा भी यहाँ पर की गई है। और ये भगवान बद्री विशाल की नगरी है। यहाँ हमारे प्रधानमंत्री जी ने 2022 में इस भगवान बद्री के स्थान का मास्टर प्लान यहाँ के लिए तैयार करवाया था, जो आज काफी आगे बढ़ गया है। काफी काम यहाँ पर हो रहे हैं। अगली खबर, ईरान ने कहा है कि मौजूदा हालात में हॉर्मुज़ स्ट्रेट को दोबारा नहीं खोला जाएगा। ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बाकिर गालिबाफ ने कहा है कि सीज़फायर के उल्लंघन के बीच ये संभव नहीं है। गालिबाफ ने आरोप लगाया कि अमेरिकी नाकेबंदी ईरानी बंदरगाहों को निशाना बना रही है। दूसरी तरफ अमेरिका और ईरान के बीच पाकिस्तान के इस्लामाबाद में बैठक होने की संभावना है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की मध्यस्थता के बाद दोनों देश जल्द बातचीत की टेबल पर लौट सकते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा है कि ये बैठक जल्द होना संभव है। अमेरिका ने पाकिस्तान की अपील पर ईरान के साथ चल रहे युद्ध विराम को आगे बढ़ाया। ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड ने हॉर्मुज़ स्ट्रेट में भारत आ रहे एक जहाज को रोककर कब्जे में ले लिया है। ईरान ने आरोप लगाया है कि जहाज बिना इजाजत हॉर्मुज़ से गुजरने की कोशिश कर रहा था। लाइबेरिया के फ्लैग वाला एपामिनोडेस नाम का ये कंटेनर शिप गुजरात के मुंद्रा पोर्ट की ओर जा रहा था। लेबनान में सीज़फायर के बावजूद इजरायल ने अपने हमले जारी रखे हैं। इजरायल का कहना है कि उसकी कार्रवाई समझौते के दायरे में है। वेस्ट एशिया में जारी युद्ध कितने समय तक चलेगा, इसका फैसला अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप करेंगे। व्हाइट हाउस ने कहा है कि यह निर्णय पूरी तरह अमेरिकी राष्ट्रहितों के आधार पर लिया जाएगा। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने प्रेस ब्रीफिंग में साफ किया कि फिलहाल इस संघर्ष की कोई तय समय सीमा नहीं है। लेविट ने आगे कहा कि जमीनी हालात लगातार बदल रहे हैं, इसलिए अभी यह तय नहीं किया जा सकता कि युद्ध कब तक चलेगा। इसी वजह से समय सीमा तय करने का कोई फैसला नहीं लिया गया है। अमेरिकी नौसेना सचिव जॉन फेलिन ने अचानक अपना पद छोड़ दिया है। पेंटागन ने इस फैसले की पुष्टि की, लेकिन कारण स्पष्ट नहीं किया। उनकी जगह ट्रंप के भरोसेमंद हंग काओ कार्यवाहक सचिव बनाया गया है। Look at where we are right now. The president chose to extend the ceasefire because it's Iran who needs to get their acts together. The United States and President Trump have been very clear in our demands and our red lines and what we need to see in the best interest of the American people and our country and our allies from the very beginning. You guys all see a lot of different messaging coming out of Iran, a lot of different rhetoric and language from them. I would caution you to take anything that they say at face value. What we've seen is that what they say publicly is much different than what they concede to the United States and our negotiating team privately. I've said that repeatedly to all of you in the news media, and you should take our word for it. फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।